वेलकम टू इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू। आज हम विलियम ब्लेक की जिस पोएम को डिस्कस करेंगे उसका टाइटल है द स्कूल बॉय, यानी स्कूल जाने वाला एक लड़का। ये पोएम विलियम ब्लेक के सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में 1794 में पब्लिश हुई, जबकि सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस ऑलरेडी 1789 में पब्लिश हो चुके थे। ये पोएम टोटल 6 क्विंटेंस पर कंसिस्टेड है। क्विंटेन का मतलब है 5 लाइंस पर कंसिस्टेड स्टेंजा। तो इस तरह से इस पोएम की टोटल लाइंस की स्ट्रेंथ है 30। इस पोएम में एक स्कूल जाने वाला बच्चा एक स्कूल बॉय कहता है, आई लव टू राइज इन अ समर मॉर्न। मॉर्न का मतलब है सुबह, यानी मॉर्निंग। वो कहता है कि मुझे मौसम गर्मा की सुबह के वक़्त बेदार होना, जागना या उठना पसंद है। When the birds sing on every tree, जब हर दरख्त पर परिंदे गाने गा रहे होते हैं। The distant huntsman winds his horn, और दूर दराज कोई शिकारी सीटी बजा रहा होता है। And the skylark sings with me, और skylark और दीगर परिंदे मेरे साथ गीत गा रहे होते हैं, गाने गा रहे होते हैं। और व्हाट स्वीट कंपनी, ये बहुत ही अच्छी कंपनी है। इनके साथ रहना, इन बर्ड्स के साथ रहना मुझे बहुत पसंद है। बट टू गो टू स्कूल इन आ समर बॉर्न, लेकिन दूसरी जानिब मौसम गर्मा में जब मुझे स्कूल जाना पड़ता है, ओ इट ड्राइव्स ऑल जॉय अवे, ये मेरी तमाम खुशियाँ मुझसे छीन लेता है। अंडर अ क्रूअल आई आउटवर्न, और जो मेरे टीचर की क्रूअल आई है यानी जालिम आँख है, आउटवर्ड वो एक पुराना टिपिकल ट्रेडिशनल मेथड है, यानी उसका मेथड ऑफ टीचिंग बहुत ही ट्रेडिशनल और टिपिकल है, वही पुराने तरीके से पढ़ाता है, इसलिए वो मुझे पसंद नहीं है। द लिटल वंस स्पेंड द डे इन साइंग एंड डिस्मे, और जो दूसरे छोटे लड़के हैं यानी मेरे जो क्लास फेलो हैं, वो भी अपना पूरे का पूरा दिन साई करते हुए यानी ठंडी आहें भरते हुए गुजारते हैं। एंड डिस्मे और मायूसी के आलम में गुजार देते हैं, डिसअपॉइंटेड और डेस्परेट होकर गुजारते हैं। आह अफसोस, देन एट टाइम्स आई ड्रॉपिंग सिट, मैं पूरे का पूरा वक्त स्कूल में अपने सर को झुकाए हुए सिमटा हुआ बैठा रहता हूँ। एंड स्पेंड मैनी एन एंशियस आवर, और पूरे का पूरा दिन जो घंटे स्कूल में गुज़रते हैं, जो वक्त स्कूल में गुज़रता है, मैं बहुत ही बेचैन और मुतजस्सिस रहता हूँ, क्यूरियस रहता हूँ कि जल्द अज जल्द स्कूल से छुट्टी हो जाए और मैं घर वापस जा सकूँ। नॉर इन माई बुक कैन आई टेक डिलाइट, मुझे अपनी बुक्स को पढ़ते हुए भी किसी किस्म का इंटरेस्ट शो नहीं होता। नॉर सिट इन लर्निंग्स बावर, और मैं लर्निंग पावर का मतलब है स्कूल का क्लासरूम या स्कूल, यानी मैं स्कूल में जब बैठा होता हूँ वॉन थ्रू विद द ड्रेरी शावर, तो ये ड्रेरी शावर का मतलब है उदास सा जो माहौल स्कूल का है, ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, उसमें मैं बहुत ही उदास और परेशान रहता हूँ। हाउ कैन द बर्ड दैट इज़ बॉर्न फॉर जॉय, अब वो अपने आप को एक ऐसे परिंदे से कंपेयर कर रहा है जिसे पिंजरे में बंद कर दिया जाए। सिट इन अ केज एंड सिंग, यानी एक ऐसा परिंदा जिसका गाने का वक्त हो और आप उसे एक पिंजरे में बंद कर दें तो क्या वो खुशी से गाना गा सकता है। हाउ कैन अ चाइल्ड, इसी तरीके से एक बच्चा व्हेन फियर्स अनॉय, जब उसे टीचर्स की गुस्से का खौफ हो, वो हमेशा डरा हुआ बैठा हो। बट ड्रूप हिज टेंडर विंग, और ऐसे अपने सर को झुकाए बैठा हो जैसा कि एक परिंदा सिमट कर अपने परों को समेट कर बैठा हो। एंड फॉरगेट हिज यूथफुल स्प्रिंग, तो वो अपनी जवानी की जो मौसम बहार है उसको भूल जाता है, यानी वो जवानी की खुशियों से कभी भी लुत्फ़अंदोज़ नहीं हो सकता, वो अपने बचपन की खुशियों को एंजॉय नहीं कर सकता। ओ फादर एंड मदर, अब वो अपने पेरेंट्स को एड्रेस करते हुए कहता है, ए मेरे वालदैन, ए मेरे पेरेंट्स, इफ़ बर्ड्स आर निप्ड, अगर आप फूलों को उनकी इब्तदाई हालत में ही उखाड़ फेंकें, उनको ख़राब कर दें। एंड ब्लूसम्स ब्लो अवे, और इससे उनका जो खिलना है वो ख़त्म हो जाए, यानी उनका फूल बनने का अमल ख़त्म हो जाए। एंड इफ़ द टेंडर प्लांट्स आर स्ट्रिप्ड, और अगर छोटे छोटे जो पौधे हैं उनको
स्ट्रिप कर दिया जाए ऑफ देयर जॉय इन द स्प्रिंगिंग डे, यानी मौसम बहार का जब टाइम हो, जब उनके फलने फूलने का टाइम हो, तो उन छोटे छोटे पौधों को उखाड़ कर उनको से उनकी खुशी छीन ली जाए बाय सॉरो एंड केयर्स डिस्मे। और ये उनकी खुशियाँ जो हैं वो दुख और परेशानियाँ और मायूसियाँ अगर उन पौधों से छीन लें तो क्या होगा, वो अगले स्टेंजा में बयान करता है, हाउ शैल द समर अराइज इन जॉय। तो वही पौधे मौसम गर्मा में किस तरह से खुश हो सकते हैं, और द समर फ्रूट्स अपीयर, और उनके ऊपर मौसम गर्मा में कैसे अच्छे अच्छे फल उग सकते हैं, यानी जिन पौधों को आपने बचपन में ही ख़राब कर दिया उन पर फूल नहीं लग सकते। और हाउ शैल वी गैदर व्हाट ग्रीव्स डिस्ट्रॉय, और इसी तरह से हम जो बच्चे हैं, हमें बचपन में ही आपने स्कूल भेजकर एक बोरिंग से माहौल में हमें गम देकर हमारी खुशियों को मुकम्मल तौर पर डिस्ट्रॉय कर दिया, यानी तबाह कर दिया। और ब्लेस द मैलविंग ईयर, और जो हमारा फलने फूलने का साल था, जो हमारा ग्रो करने का टाइम था, व्हेन द ब्लास्ट्स ऑफ विंटर अपीयर, यानी जब मौसम सरमा अचानक एक धमाके की तरह बेदार होगा, तो हमारा जो खुश रहने का साल है, हमारा जो खुश रहने का वक्त है, वो तो ख़त्म हो चुका होगा। इस पोइम को पढ़ने के बाद अब हम देखते हैं इस पोइम में यूज़ होने वाली लिटरेरी टर्म्स को। सबसे पहले हम इसकी राइम स्कीम देखते हैं। इस पोइम के तमाम स्टेंजास की राइम स्कीम है ए बी बी, यानी फर्स्ट और थर्ड लाइन्स आपस में राइम्ड हैं, जबकि सेकंड लाइन फोर्थ और फिफ्थ लाइन के साथ राइम्ड है। जैसा कि फर्स्ट स्टेंजा में फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड है मॉर्न और थर्ड लाइन का लास्ट वर्ड है हॉर्न, मॉर्न हॉर्न। इसी तरह से सेकंड लाइन का लास्ट वर्ड है ट्री, फोर्थ लाइन का लास्ट वर्ड है मी, और फिफ्थ लाइन का लास्ट वर्ड है कंपनी, ट्री मी कंपनी। इसी तरह से सेकंड स्टेंजा में मॉर्न आउटवॉर्न, इसके अलावा अवे डे डिसमे। थर्ड स्टेंजा में सिट डिलाइट, और इसके अलावा आवर बावर और शावर। नेक्स्ट स्टेंजा में जॉय एनॉय, इसके अलावा सींग विंग स्प्रिंग। नेक्स्ट स्टेंजा में निप्ड स्ट्रिप्ड, इसके अलावा अवे डे डिसमे। नेक्स्ट स्टेंजा में जॉय डिस्ट्रॉय, इसके अलावा अपीयर ईयर और अपीयर। नेक्स्ट है एनाफोरा। एनाफोरा का मतलब है बिगिनिंग ऑफ टू और मोर देन टू लाइंस विद द सेम वर्ड, यानी एक ही लफ्ज़ से दो या दो से ज़्यादा लाइनों का शुरू होना, जैसा कि लाइन नंबर 13 और 14 नॉर से स्टार्ट हो रही हैं। इसके अलावा है एनोमेटोपिया। एनोमेटोपिया का मतलब है ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल जिनमें कोई साउंड प्रोड्यूस हो रही हो, कोई आवाज़ आ रही हो, जैसा कि लाइन नंबर 2 से लेकर 5 को अगर हम देखें तो लाइन नंबर 2 में उसने परिंदों के गाने की आवाज़ का जिक्र किया है। इसके अलावा हंट्समैन यानी शिकारियों के सीटियां बजाने का जिक्र किया है। इसके अलावा स्काई लार्क के गानों का जिक्र किया है। नेक्स्ट है इंटरनल राइम। इंटरनल राइम का मतलब है एक ही लाइन में दो या दो से ज़्यादा राइम्ड वर्ड का इस्तेमाल करना, जैसा कि लाइन नंबर 2 में एवरी ट्री, लाइन नंबर 3 में विंड्स हिज, लाइन नंबर 4 में सिंग्स विद, लाइन नंबर 17 में सिट इन सिंग्स। नेक्स्ट है मेटाफर। मेटाफर का मतलब है किसी क्वालिटी की बेस पर किसी एक चीज़ को कोई दूसरी चीज़ डिक्लेयर कर देना, जैसा कि लाइन नंबर 8 में पोइट ने टीचर के लिए क्रूअल आई का वर्ड यूज़ किया है। इसके अलावा लाइन नंबर 14 और 15 को अगर हम देखें तो इसमें उसने स्कूल के लिए या क्लासरूम के लिए लर्निंग्स बावर का वर्ड यूज़ किया है, और स्कूल के एनवायरनमेंट के लिए ड्रेरी शावर का वर्ड यूज़ किया है। नेक्स्ट है रिटोरिकल क्वेश्चन। इसका मतलब है ऐसा क्वेश्चन जिसका आंसर तो पॉइंट को मालूम होता है, लेकिन उस पर स्ट्रेस करने के लिए यानी ज़ोर देने के लिए वही क्वेश्चन रीडर के सामने रखा जाता है। जैसे कि लाइन नंबर 16 और 17 में वो कहता है हाउ कैन द बर्ड दैट इज़ बोर्न फॉर जॉय सिट इन अ केज एंड सिंग, यानी एक परिंदा जो कि गाना गाने के लिए पैदा हो, उसे अगर आप पिंजरे में बंद कर दें तो वो किस तरह का गीत गाएगा। नेक्स्ट है एंजम्मेंट। एंजम्मेंट का मतलब है अगर किसी लाइन को पढ़ने के बाद उसकी मुकम्मल अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए तो ऐसी लाइन को एंड स्टॉप लाइन कहते हैं, जबकि दूसरी जानिब अगर किसी लाइन को पढ़ने के बाद उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप ना हो बल्कि इसे समझने के लिए नेक्स्ट लाइन की सपोर्ट की ज़रूरत हो तो ऐसी लाइन को रन ऑन लाइन कहते हैं। जैसा कि इस पोइम की लाइन नंबर 9 एक रन ऑन लाइन है जिसमें एंजॉयमेंट की टेक्निक को यूज़ किया गया है। जैसा कि पोइट कहता है द लिटल वंस स्पेंड द डे, यानी छोटे बच्चे अपना दिन गुजारते हैं।
अब वो कैसे गुजारते हैं वो लाइन नंबर 10 में बयान किया गया है। इन साइंग एंड डिसमे यानी आहें भरते हुए मायूसी के आलम में। नेक्स्ट है कायुरा। कायुरा का मतलब है कि किसी लाइन में ब्रेक अगर पोइट ले तो उसे कायुरा कहते हैं, जैसा कि लाइन नंबर 18 में हाउ कैन आ चाइल्ड के बाद कॉमा यूज़ किया गया है। नेक्स्ट है सिमिली। इस पोइम के स्टेंजा नंबर 4 में एक बच्चे को एक ऐसे बर्ड के साथ कंपेयर किया गया है जिसे कि केज यानी पिंजरे में बंद कर दिया जाए। नेक्स्ट है अपोस्ट्रोफी। अपोस्ट्रोफी का मतलब है कि अगर पोइट किसी को एड्रेस करे यानी मुखातब करे तो उसे अपोस्ट्रोफी कहते हैं, जैसा कि लाइन नंबर 21 में पोइट अपने पेरेंट्स को मुखातब करते हुए एड्रेस करते हुए कहता है ऑफ फादर एंड मदर। नेक्स्ट है एंटीथीसिस। इस पोइम में पोइट ने दो डिफरेंट आइडियाज़ का जिक्र किया है। एक तरफ तो वो अपने बचपन की मॉर्निंग्स का जिक्र करता है कि वो बहुत ही खुशी वाली होती हैं, और दूसरी तरफ अपने बोरिंग स्कूल टाइम का जिक्र करता है। नेक्स्ट है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब है बिगनिंग ऑफ टू और मोर देन टू वर्ड्स इन द सेम लाइन विद द सेम लेटर और साउंड, यानी एक ही लाइन में दो या दो से ज़्यादा अल्फाज का एक ही हरफ से या एक ही लेटर से शुरू होना, जैसा कि लाइन नंबर 3 में हंट्समैन हीज़ हॉर्न, ये तीनों वर्ड्स एच लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं। इसके अलावा लाइन नंबर 4 में स्काईलार्क सिंग्स, लाइन नंबर 6 में स्कूल समर, लाइन नंबर 17 में सिट सिंग। नेक्स्ट है कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स का मतलब है द यूज़ ऑफ सेम कॉन्सोनेंट लेटर इन द डिफरेंट वर्ड्स ऑफ द सेम लाइन, यानी एक ही लाइन के मुख्तलिफ अल्फाज में एक ही कॉन्सोनेंट लेटर का इस्तेमाल करना, जैसा कि लाइन नंबर 1 में समर और मॉर्न, इन दोनों वर्ड्स में आर लेटर यूज़ हुआ है जो कि कॉन्सोनेंट है। उसके बाद लाइन नंबर 2 में व्हेन ऑन, लाइन नंबर 3 में हंट्समैन हॉर्न। नेक्स्ट है एसोनेंस। एसोनेंस का मतलब है द यूज़ ऑफ सेम वावल लेटर्स इन द डिफरेंट वर्ड्स ऑफ द सेम लाइन, यानी एक ही लाइन के मुख्तलिफ अल्फाज में एक ही वावल लेटर का इस्तेमाल करना, जैसा कि लाइन नंबर 3 में विंड्स हिज, इन दोनों वर्ड्स में आई लेटर यूज़ हुआ है जो कि वावल है। उसके बाद लाइन नंबर 4 में सिंग्स विद, लाइन नंबर 17 में सिट इन सिंग। इसके अलावा पोइट ने कुछ इमेजेस भी यूज़ किए हैं, जैसा कि समर मॉर्न, बर्ड्स, ट्री, डिस्टेंट हंट्समैन, स्काईलार्क, क्रूअल आई, बुक, लर्निंग्स पावर, केज, यूथफुल स्प्रिंग, समर फ्रूट्स और विंटर। इसके अलावा पोइट ने हाइपरबोली को बहुत ज़्यादा यूज़ किया है। हाइपरबोली का मतलब है एग्जैजरेशन, यानी किसी चीज़ को मुबालगा आराई से काम लेना या किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बयान करना। इसके बाद अगर हम इस पोइम के थीम्स को देखें तो इसमें पोइट का लव फॉर नेचर ज़ाहिर होता है। इसके अलावा बचपन की यानी चाइल्डहुड की इनोसेंस और जॉय का जिक्र किया है। इसके अलावा उसने टिपिकल एजुकेशनल सिस्टम को क्रिटिसाइज़ किया है। यहाँ पर यह पोइम कंप्लीट हुई। विलियम ब्लेक की दीगर पोइम्स को डिटेल में समझने के लिए इसी चैनल यानी इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू पर विलियम ब्लेक की प्लेलिस्ट को विज़िट करें। इसके अलावा जिन लिटरेरी टर्म्स का जिक्र इस पोइम में किया गया है उन तमाम टर्म्स को डिटेल में समझने के लिए भी इसी चैनल पर लिटरेरी टर्म्स की प्लेलिस्ट्स को विज़िट करें। इन दोनों प्लेलिस्ट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर।